हेलो फ्रेंड्स, आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ने बिहार पुलिस के पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल को देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सवाल है, भारत अपना पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस वर्ष जीता था। भारत अपना पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस वर्ष जीता था। अगर इस सवाल का आंसर हम लोग पढ़ते हैं तो भारत अपना पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो जीता था वो 1983 में जीता था। 1983 ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए अगर हम लोग बात करें क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत जिस वर्ष हुई वो हुई थी 1975 में। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1975 में। और उस समय क्रिकेट 60 ओवर का हुआ करता था। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे, शुरुआत में जब क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई तो उस समय क्रिकेट कितने ओवर का हुआ करता था? तो उस समय 60 ओवर का क्रिकेट हुआ करता था। अगर हम लोग बात कर लें पहला वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड कप और तीसरा वर्ल्ड कप, ये तीनों वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 60-60 ओवर का हुआ था। पहले वर्ल्ड कप के जो विजेता थे वो वेस्ट इंडीज़ थे, दूसरे वर्ल्ड कप के जो विजेता थे वो भी वेस्ट इंडीज़ थे, और तीसरे वर्ल्ड कप के जो विजेता थे वो भारत था। और भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके पहली बार 1983 ईस्वी में पहला विश्व कप खिताब क्रिकेट का जीता था। उस समय अगर कप्तान की बात करें तो कप्तान कपिल देव थे। 1983 ईस्वी में पहला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था किनकी कप्तानी में? तो कपिल देव की कप्तानी में। किसको हराकर? तो वेस्ट इंडीज को हराकर। किस मैदान में भारत अपना पहला विश्व कप का खिताब जीता था? वो है लॉर्ड्स, जो इंग्लैंड के अंदर है, जिसको कि क्रिकेट का मक्का के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको क्रिकेट का मक्का के नाम से जानते हैं। तो इस यहाँ ये सब सवाल समझ में आ गया कि भारत पहला विश्व कप खिताब जीता था 1983 में, जिस समय कि 60-60 ओवर का क्रिकेट हुआ करता था। उसके बाद आगे अगर बात करें 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप किस वर्ष हुआ। 50 ओवर का पहला विश्व कप जो हुआ चौथा वर्ल्ड कप था, जो 1987 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो होस्ट किया था भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से होस्ट किया था, यानी मेज़बानी जो किया था भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसका आयोजन किया था। और जो 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप हुआ 1987 में, इसके जो विजेता टीम था वो था ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया पहली बार विश्व कप खिताब जीता था 1989 ईस्वी में, जो चौथा वर्ल्ड कप हुआ था। और इसी वर्ल्ड कप में पहली बार 50 ओवर का क्रिकेट हुआ था। एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, 50 ओवर और 60 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो वो है अपना भारत। 50 ओवर और 60 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश है भारत। भारत ने 1983 में जो 60 ओवर का वर्ल्ड हुआ करता था वर्ल्ड कप, और 2011 में जो हुआ था वो 50 ओवर का ये क्रिकेट होता था। इस तरह से 1983 में 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, और 2011 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता वो 50 ओवर का जीता। तो इस तरह का इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिन्होंने कि 50 ओवर वाला भी वर्ल्ड कप जीता है और 60 ओवर वाला भी वर्ल्ड कप जीता है अपना भारत ने। अगर हम लोग बात कर लें क्रिकेट से रिलेटेड, आईसीसी क्रिकेट का सबसे बड़ा अगर कोई संस्था है तो वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इसकी बात कर लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है, दुबई, जो यूएई के अंदर आता है। और अगर इसके चेयरमैन अभी वर्तमान समय में कौन है? तो ग्रेग बर्कले, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले ये आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ग्रेग बर्कले। इसी तरह हम लोग बात करते हैं बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगर अध्यक्ष की बात करें कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं, और सचिव जो है वो जय शाह है, और भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो है राहुल द्रविड़। तो यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया था 1894, 1896, इस तरह का जो ऑप्शन में था उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसाने के अंदर है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर ल्यूसाने में। ल्यूसाने किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड थॉमस बॉक है। और पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था वो 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। ये भी याद रखेंगे। एक सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ये जो 23 जून है, इस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस याद रखिएगा, ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1927 में। और भारतीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? पीटी उषा। इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक समिति के हेड अभी वर्तमान में कौन है? पीटी उषा। अब हम लोग बात करते हैं पहला एशियाई खेल। पहला एशियाई खेल जो 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था, पहला एशियाई खेल जो नई दिल्ली में हुआ था। और इस खेल का जो उद्घाटन किया था, देश के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के उद्घाटन के द्वारा ये खेल की शुरुआत हुआ था। पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 2023 में एशियाई खेल जो हुआ ये 19वें नंबर का हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? होंगजाऊ जो चीन के अंदर है, यहाँ पर 19वें नंबर का 2023 में एशियाई खेल हुआ। होना था 2022 में ही, लेकिन किसी कारणवश इसको एक वर्ष इसका समय को बढ़ाया गया। उसके बाद 2026 में जो एशियाई खेल का आयोजन होगा ये होगा आईची में। और ये आईची है कहाँ पर? तो जापान में। ये भी याद रखेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में होता है हैमिल्टन के अंदर। और ये है कहाँ पर है? कनाडा में। 22वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ जो 2022 में हुआ था, ये बर्मिंघम में हुआ। और ये बर्मिंघम यूके वाला बर्मिंघम में है। 23वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2026 में 23वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहला ओलंपिक खेल। पहला ओलंपिक खेल जो 1896 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर? एथेंस में। पहला ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में एथेंस में। 2020 में जो ओलंपिक हुआ 32वें नंबर का, ये हुआ था टोक्यो में जो जापान की राजधानी है। और 33वें नंबर का जो ओलंपिक खेल होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और इसी तरह से 34वें नंबर का जो 2028 में ओलंपिक होगा ये होगा लॉस एंजिल्स में, जो अमेरिका के अंदर आता है। इस लॉस एंजिल्स में जो 34वें नंबर का ओलंपिक होगा 2028 में, इस ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा, क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ये भी एक सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि किस ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल करने की योजना बनाया गया है। तो 34वां ओलंपिक जो 2028 में होगा। और ये होगा कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में। इसी ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का योजना बनाया गया है। अगला सवाल है, फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ? फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में है भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में है भारत बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर डी में है भारत भूटान और चीन। इस सवाल को आंसर करने के पहले थोड़ा हम लोग डिटेल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फरक्का जल संधि। फरक्का जल संधि हुआ कब था? 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को फरक्का जल संधि हुआ था। फरक्का अगर बांध की बात करें तो ये फरक्का बांध वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, किस राज्य में? भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध। और इस फरक्का बांध को बनाने के बाद बांग्लादेश और भारत में गंगा नदी के जल का उसमें बांधा गया था। तो ये याद रखिएगा, फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है फरक्का जल संधि, जो हुआ है 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को। तो ये सवाल आंसर समझ में आ गया हम लोगों को कि फरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और बांग्लादेश, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल संधि तो हुआ ही है, इसके साथ साथ में तीस्ता जल संधि भी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तीस्ता जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? तो याद रखेंगे
भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल संधि हुआ है। फरक्का जल संधि जो वो किस नदी पर, तो इसको याद रखिएगा, गंगा नदी पर हुआ है। और इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा ये भी संबंधित है बांग्लादेश से। ये विवाद पहले था, अब ये विवाद समाप्त हो चुका है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से लगने वाली सर्वाधिक सीमा है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करता है? वह है बांग्लादेश। इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पांचों राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगता है? तो हम लोग आंसर करेंगे पश्चिम बंगाल। और तीनों तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र है वो त्रिपुरा। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और सबसे कम जो सीमा लगता है वो है मिजोरम। ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा राज्य भारत का राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है? वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक सीमा लगता है पश्चिम बंगाल के साथ और सबसे कम सीमा लगता है मिजोरम के साथ। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो है त्रिपुरा। आगे बात करें इसके अलावा भारत, भूटान और चीन, इन तीनों देशों के बीच में विवाद जो है वो डोकलाम विवाद है। ये भी याद रखिएगा। डोकलाम विवाद किन देशों के बीच में? तो भारत, भूटान और चीन, ये तीनों आपस में ये डोकलाम विवाद है। काला पानी लिपुलेख विवाद, काला पानी और लिपुलेख विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। काला पानी विवाद किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। और ये काला पानी विवाद और लिपुलेख विवाद राज्य की बात करें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंधु जल समझौता, बेहतरीन सवाल है। सिंधु जल समझौता 1960 में और भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये सिंधु जल समझौता में जो सहयोग किया था किनके सहयोग से? तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ये कई बार एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल चुका है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ। किन देशों के बीच में हुआ? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। सिंधु जल समझौता कराने में सहयोग जो किया था किनके सहयोग से ये समझौता हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। सिंधु जल समझौता में हुआ क्या था इसके बारे में समझते हैं। सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये तीनों नदियों का 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया था। कौन कौन सा नदी? सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी की 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि 20% पानी वो इंडिया को दिया गया था। तो यही हुआ था सिंधु जल संधि में। इसके साथ साथ में रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों नदी का 80% पानी जो है भारत को दिया गया, जबकि 20% पानी वो पाकिस्तान को दिया गया था। तो इस तरह से इसको बंटवारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, सिंधु, झेलम और चेनाब की कितनी प्रतिशत पानी भारत को दिया गया? तो 20%। और पाकिस्तान को कितना? तो 80%। सिंधु, झेलम और चेनाब का। उसी तरह रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी किसको दिया गया था? तो भारत को दिया गया था। और 20% पानी जो दिया गया वो पाकिस्तान को दिया गया। इसके अलावा सर्किक विवाद जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्किक विवाद था। और ये सर्किक है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में, याद रखिएगा। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच, गुजरात का ये कच्छ जिला में विवाद है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ वो कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 240, ऑप्शन नंबर बी में है 542, ऑप्शन नंबर सी में है 552 और ऑप्शन नंबर डी में है 540। इस सवाल का आंसर को देखने के पहले थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, ये क्रम की बात करें तो क्रम में ये 18वां लोकसभा चुनाव था। क्रम में कितना था? 18वां। अगर हम लोग बात कर लें प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। और इस प्रथम लोकसभा चुनाव होने के बाद
लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा की प्रथम बैठक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। पहली लोकसभा गठन होने के बाद लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952। इस सवाल को स्टार लगा लीजिए जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है कि लोकसभा पहली लोकसभा गठन होने के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। अगर हम लोग बात कर लें 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुए कुल मिला के 7 चरणों में, और ये अभी हाल के एग्जामों में ये सवाल देखने के लिए भी मिल चुका है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुए। तो याद रखिएगा ये 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव था, जबकि 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव था, जबकि 4 जून को मतों की गिनती हुई, जिसको मतगणना कहेंगे 4 जून को। अगर हम लोग बात कर लें कि सूरत लोकसभा सीट के लिए निर्विरोध चुने गए मुकेश दलाल, सूरत लोकसभा सीट के लिए जो निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार उसका नाम है मुकेश दलाल, और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो इस तरह से सूरत लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो था वहाँ पर तो चुनाव हुआ नहीं। तो इस तरह टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। 543 में एक सीट पर चुनाव तो नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर केवल मैंने इसको कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पर केवल अपना नाम डाला गया, और उस नाम के बाद वो जो उम्मीदवार थे मुकेश दलाल उसको वहीं से निर्विरोध घोषित कर दिया, इसलिए वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोगों को जाना पड़े तो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों के लिए हुआ? तो 542 सीटों के लिए हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिला? तो वो मिला भारतीय जनता पार्टी को, 240 सीट मिला है। याद रखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिला? भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 240 सीट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिला है। आगे बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे अधिक वोटों की अंतर से जो जीता है, तो इंदौर का लोकसभा संसदीय क्षेत्र से शंकर लालवानी जो 11,75,000 वोटों से जीते हैं। ये किस संसदीय क्षेत्र से? इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक संसदीय क्षेत्र है इंदौर। इस इंदौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों की अंतर से ये इन्होंने अपना जीत दर्ज किया, और 2024 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया शंकर लालवानी ने। किस संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव जीते? इंदौर संसदीय क्षेत्र से, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बात कर लें सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, 2024 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस मंत्रिमंडल के गठन में सबसे युवा जो कैबिनेट मंत्री बने वो टीडीपी पार्टी के राम मोहन नायडू। याद रखिएगा टीडीपी पार्टी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है, उस आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी के एक सांसद है जिनका नाम है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू ये सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने, और इसको जो मंत्रालय दिया गया उड्डयन मंत्री, या इसी को बोलेंगे एविएशन मंत्री। ठीक है, तो इस तरह का सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने राम मोहन नायडू। टीडीपी पार्टी के आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्रीय पार्टी है जिसके कि सांसद बने हैं राम मोहन नायडू। अगर बात कर लें सबसे कम वोट से किस उम्मीदवार ने अपना जीत दर्ज किया, तो वो है रविंद्र दत्ताराम। रविंद्र दत्ताराम महाराष्ट्र के संसदीय क्षेत्र से शिवसेना पार्टी से केवल और केवल लगभग ये 48 वोट से जीता है, केवल और केवल 48 वोट से रविंद्र दत्ताराम। याद रखिएगा सबसे कम वोट से जीता गया उम्मीदवार है रविंद्र दत्ताराम, महाराष्ट्र से शिवसेना पार्टी से ये संबंधित है। अगर हम लोग बात करें किस संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ इंदौर संसदीय क्षेत्र से। आगे बात करें 18वीं लोकसभा के साथ साथ किन राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। अगर हम बात कर लें नरेंद्र मोदी जो देश की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह से लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। दूसरे प्रधानमंत्री ये बने हैं, दूसरे प्रधानमंत्री। इसके पहले जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 बार इन्होंने लगातार शपथ लिया, 3 बार। 2014 में पहली बार लिया, 2019 में दूसरी बार लिया और 2024 में तीसरी बार लिया। तो इस तरह से लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हुए। इसके पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कि देश के लिए लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर ये बने थे, जिनको कि शपथ दिलाया गया था। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को जो गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है वो देश के जो राष्ट्रपति होंगे, देश के राष्ट्रपति, वो उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। तो इस तरह का सवाल देखिए है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार ये प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार जो है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें हॉर्नबिल त्यौहार, इसको त्योहारों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये देखने के लिए मिल चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं और ये हॉर्नबिल त्यौहार जो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए बथुकामा और बोनालू और मेदराम जात्रा ये जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना का प्रमुख फेस्टिवल है। बथुकम्बा, बोनालू और मेदराम जात्रा ये जो फेस्टिवल है कहाँ का है? तेलंगाना का। सिगमो फेस्टिवल जो है ये गोवा का प्रमुख त्यौहार है। इसी तरह धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, बाली यात्रा ये सभी जो पर्व है, ये सभी फेस्टिवल है, ये उड़ीसा राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के प्रावधान का वर्णन है? ऑप्शन ए में है भाग 4, ऑप्शन बी में है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 18 और ऑप्शन डी में है भाग 20। तो इसको पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल का आंसर हम लोग करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात कर लें भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है इसमें आपातकाल का उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 18 अगर सबसे पहले बात कर लें भाग, भारतीय संविधान में कुल भाग जो है वर्तमान समय में 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितना है? 22 भाग है। अनुसूची की बात करें तो कुल मिला के अनुसूचियों की अभी वर्तमान समय में जो है संख्या वो है 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 और भागों की संख्या 22। इसी भाग नंबर 18 में आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम लोग बात कर लें आपातकाल, तो अपने देश के अंदर आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। यहाँ पर कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद जो होगा वो राष्ट्रपति शासन और उसके बाद जो होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में कुल मिला के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इस समय भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ था और इस समय चीन ने पंचशील का उल्लंघन किया था, इसी समय पहली बार देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया भारत और पाकिस्तान के समय जो युद्ध हो रहा था उस समय दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था 1971 में। और तीसरी बार जो आपातकाल लगाया गया है 1975 में, इस समय आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया है। तो इस तरह देश के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार और 1975 में तीसरी बार। और ये 1975 वाला जो है ये महत्वपूर्ण, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए
मिल चुका है कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था। उस समय देश की सरकार में कौन थे? तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था। देखिए, अगर हम लोग बात कर लें, राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। और ये किस तरह का परिस्थिति है? तो सबसे पहले युद्ध, अगर युद्ध की स्थिति हो तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह, ये जो सशस्त्र विद्रोह है, इस सशस्त्र विद्रोह का पहले प्रावधान नहीं था, इसके स्थान पर था आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति जो शब्द है, इसी शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसके स्थान पे जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकाल में से आंतरिक अशांति शब्द को किस वर्ष हटाया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से देश के अंदर 3 तरह से तीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है: युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है रिप्लेस करके आया है आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके इस स्थान पर आया सशस्त्र विद्रोह। इसको रिप्लेस कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इस तरह से ये आपातकाल हो गया। अगर हम लोग बात कर लें आपातकाल में जो मौलिक अधिकार निलंबन हो जाता है, मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार, इसमें आपातकाल में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है, केवल और केवल अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबन हो जाते हैं। अगर बात कर लें हम लोग आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया। महत्वपूर्ण सवाल, आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारतीय संविधान का भाग 4, इस भाग 4 में जो दिया गया, ये भी याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान, नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। और संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 4 में है नीति निर्देशक तत्व। वैसे अगर हम लोग बात कर लें भारतीय संविधान का भाग 4A, जिसमें मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, भारतीय संविधान का भाग 4A जो इसमें मूल संविधान में प्रावधान नहीं था और भाग 4A को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान का संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के द्वारा भारतीय संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। और इस भाग 4A में जो रखा गया है वो मौलिक कर्तव्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को और साथ में भाग 4A को जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या था 10। कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। महत्वपूर्ण सवाल है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंदर शिक्षा से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अब हम लोग देख लेते हैं भाग 10। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 में जो अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 244 और 244A है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान का वर्णन है भाग 10 में। और अगर हम लोग बात कर लें भाग 20, तो भाग 20 महत्वपूर्ण है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन किया जाता है और वहाँ पर अनुच्छेद जो प्रयोग किए जाते हैं, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एक सवाल और समझ लीजिए, भारतीय संविधान में पहली बार फर्स्ट टाइम जो संशोधन किया गया वो किया गया था 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था और ये जो किया गया था भूमि सुधार इसमें जोड़ा गया था, भूमि सुधार संशोधन
जिसके अंदर की भाग नहीं, इसमें अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था, जिसमें कि भूमि सुधार संशोधन संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भाग 20 के अंदर क्या है, तो याद रखिएगा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 के अंदर है। इसका प्रावधान जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया है वो 1951 ईस्वी में किया गया। भूमि सुधार संशोधन इसमें जोड़ा गया था। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। देखिए, सवाल हम लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है। तो आपात उपबंध का प्रावधान जो था वो भाग नंबर 18 में था, और भाग नंबर 18 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई, अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है अधिनियम 1993, ऑप्शन नंबर बी में है अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर सी में है अधिनियम 1999, और ऑप्शन नंबर डी में है अधिनियम 1990। पहले इसका डिटेल समझते हैं। अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ, लेकिन अधिनियम ये 1990 का ही है। तो इस तरह से याद रखिएगा, अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ, और यह एक विधिक संस्था है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक प्रकार की विधिक संस्था है। इसमें संविधान के अंदर किसी अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए एक विधिक संस्था है। लीगल राइट ये ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जब स्थापना हुआ 1992 में, तो इनके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, यानी पहले हेड जो बनाया गया था वो जयंती पटनायक बनाया गया था। और इस तरह से वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है कि वर्तमान समय में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी हेड कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। और पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये एक विधिक संस्था है, और स्थापना 1992 में हुआ। अधिनियम कब का है, तो 1990 का ये अधिनियम है। आगे बात करते हैं अधिनियम 1993। अधिनियम 1993 की बात करें तो अधिनियम 1993 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा, 1993 के अधिनियम के तहत हुआ था। और जिस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई वो समिति है, यानी आयोग है रंगनाथ मिश्रा समिति के सिफारिश पर ही अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा जो थे वो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो अरुण मिश्रा वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। समिति की बात करें किस समिति के सिफारिश पर, तो रंगनाथ मिश्र आयोग समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्र पहले अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, अरुण मिश्रा। आगे बात करें अधिनियम 1992। अधिनियम 1992 की बात करें तो अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी यानी लीगल बॉडी बनाया गया था। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1988 में। स्थापना कब हुआ, 1988 में। लेकिन अधिनियम 1992 के द्वारा इनको लीगल बॉडी बनाया गया, यानी एक विधिक संस्था बनाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में होता है, लेकिन 1992 के अधिनियम के द्वारा इनको लीगल बॉडी यानी कि विधिक संस्था बनाया गया था। अगर हम लोग बात कर लें सेबी, तो सेबी का जो काम है, सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य है। सेबी का क्या कार्य है, तो शेयर बाजार को ये कंट्रोल में रखता है। सेबी की स्थापना 1988 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुच, ये इनके हेड हैं। वर्तमान समय में इनके अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, और ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, जो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है। अगर हम लोग बात कर ले, देखिए यहाँ पर तो वही चीज़ लिखा गया नोट में। स्थापना 1988 में हुआ। अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी को विधिक संस्था यानी लीगल राइट बनाया गया था। तो इसके अलावा और भी देखते हैं कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट है।
अब वैसा हम लोग आ जाते हैं सवाल पर। सवाल देखिए, हम लोग से पूछा जो गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था।